अरे अरे ये कौन है? लगता है कोई भिखारी है। चलो चल के देखते हैं। ये बेवड़ा, चल उठ, तेरा टाइम खत्म हो गया है, चल निकल यहाँ से। ठीक है लोड़ा, क्या लगता है? अबे करना क्या है? सीआईडी को फोन करते हैं। हेलो हेलो सीआईडी। इस मोबाइल के बैटरी ने तो परेशान कर दिया है। पता नहीं ये बैटरी कहाँ मिलेगा। आई एम सो सॉरी। मैं कर लूँगी। नहीं, इट्स ओके। थैंक्स। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। कितना हैंडसम है यार। इतनी जल्दी भी क्या थी? इतनी देर बात तो कर लेती। शट अप प्रिया, तुम यहाँ शॉपिंग करने आई हो ये सब? चलो। माय गॉड, मैं क्यों आया था यहाँ पे? ओ हाँ, फोन की बैटरी। शायद ये बैटरी ऊपर मिल जाए। हे, ऊपर चलते हैं ना? हाँ चलो। अरे कितना भी शॉपिंग कर लो कम ही होता है ना। एक काम करते हैं, हम उस दुकान में जाते हैं। मुझे बहुत सारी टॉप्स खरीदने हैं। ए वहाँ पे भी जाके देखते हैं ना। अंशा कुछ हुआ तो नहीं? I'm fine, I'm fine. Okay. चलो चलो। अंशा क्या यार? I'm fine. अंशा यार बहुत दर्द हो रहा है। पैर में मोच आ गई है। चलिए आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। चलो चलो। आइए। I'll manage. देखो चल। एक्सक्यूज मी। हाँ विजय। क्या? खून? जोर से लगा क्या? कहाँ पे? ओके, ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। ओह शिट, मोच आई शायद। अभिजीत, थोड़ी देर हो जाएगी आने में। मैं आके बताता हूँ तुमको, ठीक है? ओके ओके। आप चलिए, मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ आपको। ओके? ओके, we'll manage. देखिए, आपके पैर को चोट लगी है, कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर को दिखा देते हैं। चलिए, मैं छोड़ देता हूँ हॉस्पिटल। संभाल के। आज 9 बजे दोस्तों के साथ फिल्म देखने का प्लान था। पर 9 तो बज गए। हाँ साजिद, प्लान कैंसिल। कितने बजे देखा था तुम लोगों ने? अभी अभी साहब, जैसे ही देखा आप लोगों को फोन कर दिया। कितने बजे की ड्यूटी है तुम लोग? साहब रात की ड्यूटी लगी थी, अभी भी पहुंचा था रात को 8:30 बजे साहब। आगे ठीक ठाक है। हाँ यार, वो मॉल में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। जिसका एक्सीडेंट हुआ उसे हॉस्पिटल में छोड़ के आया। कुछ नहीं महाराज बेचारा। अभी तक तो पता नहीं चला है, बस खाली यहाँ चेहरे पे नीलापन है। पॉइजनिंग तो नहीं है? नहीं नहीं, ये हाथ और नाखून ये सब तो ठीक ठाक है। इसका यहाँ गले में ये देखा कैसा निशान? अजीब से डिजाइन बना हुआ है। पता नहीं किस चीज से गला खोल दिया। है कौन, देखते हैं। एक बात बताओ, तुम लोगों ने इस आदमी को यहाँ
सोसाइटी के आसपास पहले कभी देखा? नहीं नहीं साहब। सीनियर सिटीजन। अभिजीत, आधा सीनियर सिटीजन कार्ड है, नाम है अंशुनाथ, उम्र 63 साल। गवर्नमेंट ऑफिसर, 2007 में रिटायर्ड। एड्रेस भी लिखा है। हेलो, जी हाँ बोल रहा हूँ। खून कहाँ पे? पार्किंग लॉट में? ओके, ठीक है, हम लोग आते हैं। यार एक और खून हो गया। दो खून एक ही टाइम पे? हाँ, काम करो, तुम वहाँ पार्किंग लॉट में जाके देखो क्या चक्कर है। तब तक मैं देखता हूँ यहाँ आसपास कुछ सबूत मिलता है क्या। ठीक है, चलो। ये क्या चक्कर है? अब थोड़ा दूर खड़े रहिए प्लीज। तुमने कब देखा इस लाश को? मैं नाइट की ड्यूटी करता हूँ सर। अभी जब राउंड लेने आया तो देखा यहाँ पे ये पड़ा हुआ। एक आदमी का खून हो गया और आपको पता भी नहीं चला। कुछ तो सुना होगा आपने, कुछ तो देखा होगा। मेरा यकीन कीजिए सर, ना कोई चीखा ना चिल्लाया, मुझे कैसे पता चलता? टायर के निशान काफी गहरे हैं। ऐसे लगता है कोई यहाँ गाड़ी में छुप के बैठ के इस आदमी का इंतजार कर रहा था यहाँ आने का। इस पार्किंग लॉट में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं? हाँ विवेक। हाँ सिर पे, हाँ वैसे जरूर खूनी ने इसे पीछे से मारा। मगर इसके पैर से काफी खून निकला है। जरा बॉडी पर ये तो केशव सर है, इसी बिल्डिंग में इनका ऑफिस है सर। अच्छा, देखा विवेक, इसके जान की नस काटी है। शायद इस नस काटने की वजह से इतना सारा खून बह गया और उसी की वजह से इसकी मौत हो गई। मतलब सर खूनी ने इसके पैर की नस काटी और उससे सिर पे भी मारा। मगर कोई ऐसा करेगा क्यों? और इस आदमी ने मरने से पहले चिल्लाया क्यों नहीं? ये बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही विवेक। कुछ तो गड़बड़ है इस खून में। अब इसका जवाब तो डॉक्टर सालुंखे ही देंगे। सालुंखे तू टेंशन में क्यों है? ये दो खून हुए इसलिए? अरे मुझे क्या टेंशन है भाई, मैं अपनी लैब में खड़ा हूं। टेंशन होगी आप लोगों को, दो खून हुए, गाली आप लोगों को ज्यादा पड़ेंगी। ओए सालुंखे, आज तक कभी ऐसे हुआ है कि हमने कोई केस सॉल्व नहीं की? हाँ 2-4 बार तो हुआ। ओए दिमाग खराब मत कर। कब हुआ है? कब हुआ है? तब हुआ है ना जब तुम अपने हाथ ऊपर कर देते हो, कहते हो कि भैया मुझसे अब कुछ नहीं होता है, तब हम पिट जाते हैं। अच्छा, मतलब मैं विलेन हूं? पहले से ही हो। पहले से ही। बहुत बढ़िया। मतलब अगर अपराधी न पकड़ा जाए तो न पकड़े जाने की माला मेरे गले में, और अगर अपराधी पकड़ा गया तो उसकी तालियां आप लोगों के हिस्से में। बिल्कुल। तो जाइए तालियां बजवाइए, जाइए। अरे सालुंखे मेरी बात सुन। मैं ये कह रहा था कि जब तुम हाथ ऊपर करके कहते हो ना कि मुझसे कुछ नहीं होगा, तब हम पिट जाते। ओह अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने कम से कम ये तो कबूल किया कि हम लोगों की वजह से आप लोगों की दुकान चल रही है। अरे हम इन लाशों के बारे में बात करते हैं। हाँ। तो ये दोनों लाशें दो अलग कहानियां सुना रही हैं बॉस। अच्छा, क्या क्या बोल रही है लाशें? ये दोनों खून एक ही आदमी ने किए हैं, है ना?
एक ही आदमी ने नहीं किए। सर ये तो हमें पहले से मालूम है कि इस आदमी का गला घोट के मारा गया है। किसी ऐसी चीज से मारा गया जिसके ऊपर डिजाइन बना हुआ था, वो डिजाइन इसके गले पे आ गया। बिल्कुल दया, खूनी ने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की। उसे लगा कि कहीं उसकी उंगलियों के निशान इस आदमी की गर्दन पे ना आ जाएं, इसलिए उसने अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, किसी और चीज पर। ये भी तो हो सकता है कि उसमें उतनी ताकत नहीं थी गला घोटने की, जिसकी वजह से उसने किसी और चीज से गला घोट दिया। हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है बॉस, कि खूनी अनाड़ी हड़बड़ाया हुआ है। शायद उसने पहली बार खून किया, लेकिन फिर भी खूनी हमारे लिए कुछ छोड़ गया। ये इसकी गर्दन पर पड़े हुए निशान, इन निशानों से हम उस चीज तक पहुंच सकते हैं जिससे इसका गला दबा है। और एक बात और, ये खून शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में किया गया, और ये खून शाम को 8 बजे से रात के 10 बजे के बीच में किया गया। ये भी तो हो सकता था उनके कि उस खूनी ने इस आदमी का 6 और 8 बजे के बीच में खून कर दिया, और फिर दूसरी जगह जाकर इस आदमी का 8 और 10 बजे के बीच में खून कर दिया। नहीं बॉस, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता है 2 अलग अलग खूनी। ये वाला खून जिसने किया है वो खूनी एकदम अनाड़ी है, और ये खून जिस खूनी ने किया है वो एकदम प्रोफेशनल है, पहुंचा हुआ। इस आदमी के सिर पर जो वार है, हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो एकदम प्रोफेशनल है। पहले उसने इस आदमी के सर पे वार किया ताकि ये बेहोश हो जाए, और फिर बेहोशी की हालत में उसने इसकी जांघ की नस काट डाली जिससे मर जाए। अगर नस काटनी थी तो गर्दन की नस काट देता। दया, जैसे कि आप लोग जानते हैं, गले की नस कटने से इंसान को मरने में 1-2 मिनट लग जाते हैं, जबकि ये पैर की नस जो हमारे दिल से जुड़ी हुई है, इसको कटने से इंसान बस 30 सेकंड में मर सकता है। 2 खूनी, एक अनाड़ी और एक पहुंचा हुआ। कहीं ये दोनों खूनी एक दूसरे को जानते तो नहीं? जी, हम लोग सीआईडी से और अंशुनाथ जी के खून के बारे में पूछताछ करनी। जी, मैं उनकी बेटी हूँ। आइए, अंदर आइए। थैंक यू। घर में और कौन कौन रहता है? ये मेरे पति रजत है। हम लोग मम्मी पापा के साथ ही रहते हैं। ओह, आपकी मम्मी कहाँ है? वो मंदिर गई है पापा के लिए हवन करने, बस अभी आती होगी। ये आपकी मम्मी हवन करवाने अकेली गई है? जी, एक्चुअली पापा इन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते थे। मैंने उनके मर्जी के खिलाफ जाकर रजत जी से शादी की थी, इसीलिए मम्मी ने उनके आत्मा की शांति के लिए रजत को हर पूजा और हवन से दूर रहने के लिए कहा। तो इसीलिए अकेली गई हैं हवन करवाने के लिए? जी सर, मरने के बाद कोई किसी से नाराज कैसे रह सकता है? रजत जी, जरा बताइए, कल शाम को 6 और 8 बजे के बीच कहाँ थे आप? मैं? जी हाँ, आप कहाँ थे? लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इनकी पिताजी का, अंशुनाथ जी का खून हुआ है कल शाम 6 और 8 बजे के बीच। सर, आप मेरे पति पे शक कर रहे हैं, वो भी मेरे पापा के खून के इल्जाम में। वो इसलिए क्योंकि आप ही ने बताया था ना कि आपके पिताजी और इनकी बनती नहीं थी। पर सर, कोई बात नहीं बताया। अगर कातिल को पकड़ने में इन्हें इससे कोई भी मदद मिलती है तो पूछने दो इन्हें। सर, कल शाम को 6 और 8 के बीच में मैं अपने दोस्त के साथ एक बार में बैठा था। वहां का बिल शायद अभी भी मेरी बैंक में है, मैं लेके आता हूं। जल्दी। ये लीजिए सर। काजल, एक बात और है, शायद इससे आपको कुछ मदद मिले। बताइए। पापा ने काफी लोगों को पैसे उधार दे रखे थे और उनमें से कोई भी उन्हें पैसे लौटा नहीं रहा था। पापा इस बात को लेके काफी परेशान थे। पैसे उधार दिए थे? किसे? कौन थे वो लोग, जानती हैं आप?
वो सब पापा के पुराने दोस्त थे। वो किसी आश्रम में हर फ्राइडे की रात को मिलते थे। अच्छा, कहाँ है ये आश्रम? ये वर्ली की किसी जगह पर है सर। विश्वनाथ जी के पुराने दोस्त जिनको उन्होंने पैसे उधार दिए और फिर हर शुक्रवार को एक आश्रम में मिलते हैं वर्ली में। इस आश्रम में जाकर देखना पड़ेगा। केशव का घर यही है? जी हाँ। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आइए आइए अंदर। साहब, ये लोग सीआईडी से हैं, आप लोगों से मिलना चाहते हैं। जी कहिए। माफ कीजिए आप लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन हमें केशव के बारे में आपसे कुछ बातचीत करनी है। जी बोलिए। मैं ही केशव का पिता हूँ। ये मेरी पत्नी, ये मेरा छोटा भाई, ये उनका बेटा और ये उनकी पत्नी। देखिए, हम जानते हैं कि आप लोगों पे क्या बीत रही होगी, पर ये जानना बहुत जरूरी है कि केशव की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? केशव की दुश्मनी हो ही नहीं सकती थी। सोने के जैसा दिल था उसका, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ नहीं था। दुश्मनी नहीं तो कोई ऐसा आदमी जिसके साथ उसकी बनती ना हो? मुझे तो ऐसा कोई आदमी याद ही नहीं आता जो केशव भैया को पसंद ना करता हो। हाँ बेटे, तुम्हें कैसे याद आए? बिरजू, एक मिनट आप रुकिए उधर। ये जो अभी आपने कहा कि आपको कैसे याद आएगा, ये क्यों कहा आपने? क्यों नहीं याद आएगा इनको? बस ऐसे ही बोल दिया था। नहीं, कोई तो कारण होगा। क्या बात क्या है? केशव जी का इनके साथ रोज किसी न किसी बात पे झगड़ा होता था। किस बात पे झगड़े होते थे केशव के साथ? ऐसी तो कोई बात नहीं थी सर मैं बताता हूँ। कपिल ना केशव के बिजनेस में काफी दखल अंदाजी करता था। ये बात केशव को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी बात पर कभी कभी बहस हो जाती थी बस। कपिल जी, कल रात 8 से 10 बजे के बीच में आप कहाँ थे? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? देखिए, आप इस तरह मेरे बेटे से बात नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा है, उसका जवाब दो। कल रात 8 से 10 बजे के बीच में तुम कहाँ थे? मैं कल शाम को अपने दोस्त देवांग के घर पे था। देवांग के यहाँ? लेकिन कल जब अपनी बात हुई थी तब तो तुमने कहा था कि तुम मयूर के यहाँ हो। वो मेरा मतलब है कि मैं देवांग के घर गया जरूर था, पर वो मिला नहीं तो मैं मयूर से मिलने चला गया। अच्छा, इस फैमिली बिजनेस के अलावा ये केशव किसी एड एजेंसी में भी काम करता था? जी हाँ, वो एक एड एजेंसी का मालिक भी था और पिछले काफी दिनों से वो काम को लेकर परेशान रहता था। उसका एक पार्टनर भी है, आलोक। आलोक? ठीक है, इस आलोक से भी मिल लेते हैं। सर, इस आलोक को जरूर कुछ पता होगा। देखते हैं। आप मिस्टर आलोक हैं? यस, आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। आपको तो मालूम ही होगा कि केशव का खून हो गया है। जी हाँ, मुझे मालूम है। बस उसी सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी है आपसे। इट्स सच अ शॉक। कल तक जो मेरी बगल वाली कुर्सी पर बैठा करता था, वो अचानक यकीन नहीं होता। केशव की खूनी को पकड़ने के लिए किसी भी तरह की मदद चाहिए, मैं करने को तैयार हूं। एक्सक्यूज मी सर, सर ये कुछ अर्जेंट पेपर्स हैं, क्लाइंट्स को भेजने हैं, आपके सिग्नेचर। थैंक यू। आलोक जी, आप कल शाम 6 और 8 बजे के बीच में एग्जैक्टली कहाँ पे थे? मैं कल सीधा ऑफिस से जिम चला गया था। तकरीबन रात के 10 बजे तक मैं वहीं था। अगर ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? खून का मामला है, जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता हम सब पे शक करते हैं। अगर मैं केशव के पिता से मिले थे, उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वो ऑफिस के काम को लेकर काफी परेशान है।
ऐसी क्या बात? सर टेंशन किस बिजनेस में नहीं है, कोई छोटी मोटी होगी चीज, मुझे पता नहीं वो किस बात से परेशान है। ऐसे आपका जिम कहाँ है? अंधेरी में, मैं आपको कार्ड देता हूँ, आप चाहें तो वहां जाकर पता कर सकते हैं। खैर वो तो हम लोग पता लगा ही लेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू, जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा परेशान करेंगे। जी जरूर। ये क्या चक्कर है? ताशा देखो सर। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? आप इस तरह बाहर से अंदर क्यों आ गए? आप काफी परेशान लग रही हैं। देखिए, ऐसी कोई बात हो जो आपको बतानी है केशव के बारे में? केशव और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और बहुत जल्द हम लोग अपनी शादी की बात अपने घर वालों से करने जा रहे थे। I'm really sorry, लेकिन ऑफिस में कोई ऐसा हो जिस पर आपको शक हो, ऐसा कोई जिससे केशव का लड़ाई झगड़ा हुआ हो? केशव सिर्फ एक इंसान से हमेशा परेशान रहते थे और वो है ये आलोक। आलोक और उनकी सोच कभी नहीं मिलती थी। हर रोज किसी न किसी बात पर ये दोनों बहस करते रहते थे। लेकिन ये आलोक तो कह रहा था कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। झूठ बोल रहा है ये आलोक। केशव तो उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। उन्हें शक था कि आलोक कंपनी के पैसे में हेरा फेरी कर रहा है। अच्छा। और जब से केशव गए हैं ना मैम, तब से इस आलोक ने अपने कैबिन का लॉक तक चेंज कर दिया है। मुझे तो लगता है कि आलोक कुछ छुपा रहा है। मैम यकीन मानिए, इसी ने मेरे केशव को मारा, इसी आलोक ने। ये आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? कोई सबूत है आपके पास? सबूत ही तो ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं उसके कैबिन में अंदर जा नहीं पा रही। या तो ये खुद अंदर होता है या फिर कैबिन को लॉक करके चला जाता है। इसके और उसके पीने के अलावा इसके कैबिन में अंदर घुसने की परमिशन और किसी को नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब जो करना है हम लोग करेंगे। तो यही वो आश्रम है जहाँ अंशुनाथ जी अपने दोस्तों से मिलने हर शुक्रवार की शाम को आया करते थे। रुको रुको, ये आश्रम है। जूते पहन के जाओगे तो पाप लगेगा। हमें जूते उतार के अंदर जाना चाहिए। ठीक, चलो। चलो और एक चाल चल। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? बहुत चालें चल रही है। आश्रम के नाम पर अय्याशी हो रही है यहाँ पर। आप? हम लोग सीआईडी से हैं। अंशुनाथ के खून के बारे में पूछताछ करने आए हैं। सीआईडी? हाँ सीआईडी। क्लब जैसे माहौल को आश्रम कहते हैं आप लोग? सर जी, हमारे जैसे उम्र के लोग जाएं तो और कहाँ जाएं? हम सब रिटायर्ड लोग हैं। अब अगर घर पर बोलेंगे ताश खेलने जा रहे हैं तो बहू बेटे क्या समझेंगे? हाँ, देखिए, इसीलिए आश्रम का बहाना देकर हम हफ्ते में एक बार यहाँ आते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, जीते हैं और कभी कभी पी लेते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके बीच से आपके एक दोस्त अंशुनाथ जी गुजरे। आप लोगों ने हफ्ते भर के लिए भी ये हंसना खेलना बंद नहीं किया? भाई उम्र ही ऐसी है,
हमने तो सब कुछ देख लिया, अब तो बस जाने के इंतजार में जी रहे हैं। बात तो ठीक कही आपने, पर कम से कम अंशुनाथ जी के खूनी को पकड़ने में आप हमारी मदद तो करेंगे ना? जरूर करेंगे, लेकिन ये अंजुनाथ के मर्डर करने वाले को क्या फायदा हुआ होगा, समझ में नहीं आता। उसके घर वालों के बारे में हम ज्यादा कुछ तो नहीं जानते, पर एक बार उसका दामाद रजत उसका पीछा करते करते यहाँ आया हुआ था। उन दोनों में काफी बहस भी हुई थी। हमें तो पता चला है कि अंशुनाथ जी से आप लोगों ने कुछ उधार पैसे लिए थे जो अभी तक लौटा ही नहीं है। अरे किस उधार की बात कर रही हैं आप? हाँ? अरे हमने तो अपने सारे बच्चों की शादियां करवा दी हैं और हम सब खुशी खुशी रिटायर हो चुके हैं। हमें कोई भी पैसों की जरूरत नहीं है। अंशुनाथ को बड़ा दांव खेलने की बहुत आदत थी। जब भी उसे हम रोकते थे तो कहता था सारी जिंदगी पैसा कमाने में निकल गई, अब खर्च करने का मजा ले रहा हूं। सही कह रहा है। अब बड़े दांव में जीत तो बड़ी होती है, लेकिन हार भी बड़ी होती है। वो बहुत बार गेम में पैसे हार चुका था। शायद इसी बात को छुपाने के लिए उसने घर वालों से झूठ बोला होगा। तो ये बात है। ठीक है, अगर हमें आप लोगों की दोबारा जरूरत पड़ी तो हम आपको याद करेंगे। जी। तो इस रजत को आश्रम की बात पता थी, तो इसने हमें घर पे क्यों नहीं बताया? हाँ, अगर पहले बता देता तो जूता उतारने की बेवकूफी ना करते। सब हो ना हो, ये रजत हमसे जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। ये रजत काफी टेढ़ा आदमी लगता है। संगीत बार में से पता चला है कि उस शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच ये रजत वहीं पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। वहां पर एक बारटेंडर है सर, जिसका नाम है समीर। उसने कहा कि वही उसे ड्रिंक सर्व कर रहा था। ओह, 6 और 8 बजे के बीच रजत बार में ही था। अच्छा सर, हम लोग आलोक के जिम से आ रहे हैं। वहां पता चला कि जिस रात फोन हुआ था आलोक 8 से 10 बजे के बीच जिम में ही था, उसके इंस्ट्रक्टर ने बताया है। काजल ने अभी अभी बताया कि रजत उस रात 6 और 8 बजे के बीच संगीन बार में था, और अब तुम कह रहे हो कि आलोक उस रात 8 और 10 बजे के बीच जिम में था। बड़े अच्छे तरीके से बचाव किया इन दोनों ने अपने आप का। हाँ सर, एक बोल रहा है कि वो जिम में था 8 से 10 बजे के बीच में, और दूसरा बोल रहा है कि वो बार में बैठा था 6 से 8 के बीच में, और दोनों खून उसी समय। सर, एक और बात है। क्या? जब हम लोग आलोक के ऑफिस गए थे तो वहां हमें केशव की गर्लफ्रेंड मिली थी, अनन्या, और अनन्या ने ताशा को बताया कि आलोक ने अपने ऑफिस में कुछ छुपाने की कोशिश की। केशव की गर्लफ्रेंड अनन्या ने बताया कि आलोक अपने ऑफिस के कैबिन में कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? और उसने ये भी बताया सर कि केशव की मौत के बाद आलोक ने कैबिन के ताले बदल दिए। उसके बाद कोई भी आ जा नहीं सकता सिवाय एक आदमी। कौन है वो? सर, आलोक का पीए, सिर्फ वही कैबिन में आ जा सकता है। तो जब तुम लोग उसके ऑफिस में गए तब उसके कैबिन में गए थे? नहीं सर, एक्चुअली आलोक हमें केबिन के बाहर ही मिला। गड़बड़ है अभी, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसी कौन सी चीज है जो ये आलोक सबकी नजरों से छुपाना चाहता है? इसके कैबिन की तलाशी लेनी चाहिए। अगर सीधे उंगली से घी नहीं निकला तो टेढ़ी उंगली से निकालो। पंचायत चल रहा है, ज्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं। सावधानी से काम कर लेना, इसी बीच में करना है, समझे? रेडी हो ना? सर, सामने जो आदमी आ रहा है वो आलोक का पीए है सर। उसके पास आलोक के कैबिन की चाबी होगी जिससे दरवाजा खुलेगा। चाबी दिख रही है, उसके कमर पे लटकी हुई है। तुम पीछे जाओ। संभाल के लगी तो नहीं आपको? नहीं, एक सर। अरे आप तो वो आलोक जी के पीए हैं ना? जी हाँ सर, आपने पहचान लिया मुझे? क्यों नहीं। कल आलोक जी से बात हो रही थी तो आप आए थे वो कुछ साइन वाइन कराने के लिए। जी हाँ। अच्छा सर, ये
उन्होंने थोड़ी ना सोचा होगा कि पार्किंग लॉट में कोई बैठा हुआ है, उनका खून करने के लिए उनका इंतजार कर रहा है। एक मिनट ये बेल्ट का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें अंशुना के गले पे मिला। 9 बजे आ जाते थे? जी हाँ। और किस किस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था? अभी तो फिलहाल दिवाली के लिए कुछ खास एड डिजाइन कर रहे थे, वो खत्म होते ही क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए कुछ प्लानिंग चल रही है। वैसे केशव सर ने एक अभी फ्रेश ऐड बनाया था। नहीं मत बताना टीवी में देखूंगा ना फ्रेश तो अच्छा लगेगा। वैसे भी मेरा काम हो गया है। आपका काम मतलब? नहीं हो गया, जो पूछना था वो हो गया। अच्छा। आप जरूरत पड़ेगी तो आपसे दोबारा मिल लूंगा। मोस्ट वेलकम सर, नो प्रॉब्लम। ये कार्ड आपका गिरा है क्या? हाँ उठा लीजिए। ये है वो बेल्ट जो आलोक सबकी नजरों से अपने कैबिन में छुपा के रख रहा था। और सर डॉक्टर आलोक ने भी कंफर्म किया है कि ये वही बेल्ट है जिससे अंशुनाथ का खून हुआ है। ये वही बेल्ट है जिससे अंशुनाथ का खून किया गया, मगर ये बेल्ट आलोक के पास कैसे? अगर ये यहाँ पे था तो वो वहां पे था। हाँ, जो दिख रहा है वो है नहीं। इसने दिखाया कि वो वहां पे था और उसने दिखाया कि वो यहाँ पे था। सर ये यहाँ पे था और वो वहां पे था, ये सब सचिन ये जो केस है इसे यहाँ वहां किया गया है। अभिजीत, क्या जानबूझ के किया गया या फिर अपने आप हुआ है? सर खूनी ने किया है तो जानबूझ के ही किया है। जो दिख रहा है वो है नहीं, जो नहीं दिख रहा है वो है। हाँ, तो तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। बस अब वक्त बर्बाद मत करो और फटाफट जाके पकड़ लो उसे जिसने भी ये किया है। तुम भी साथ में जाओ। अब सर वो मैं उससे पहले थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ। किससे मिलना है सर? जरूरी काम है। हॉस्पिटल? ये केस के बीच में हॉस्पिटल कहाँ से आया? कुछ नहीं सर, कोई है जिसे दया ने अपनी जान पे खेल के बचाया। जान पे खेल के? कोई जानवान पे खेल के नहीं बचाया सर। वो लड़की सीढ़ियों से गिर रही थी तो मैंने उसे पकड़ लिया था। पकड़ लिया मतलब बचा लिया। बचाया तो है ना? हाँ। कोई लड़की गिरी थी क्या? नहीं तो फिर तय जाओ, तुम जल्दी से हॉस्पिटल जाओ, मगर जल्दी आना। अच्छा मैं भी चलूं? चलिए। अच्छा तो यहाँ पे है तुम्हारी अंशा? सिर्फ अंशा अभिजीत, कोई मेरी अंशा नहीं। और प्लीज अंदर कुछ इधर उधर की बातें मत कर देना। मैं तुम्हें कल लेने जरूर आऊंगा। ठीक है, बाय। नहीं मैं क्या बोलूंगा, तुम लोग बातें करना, मैं तो देखता रहूंगा। अंदर चलो तो सही। मैं अभिजीत हूँ। सॉरी अभिजीत माय फ्रेंड। कैसे हैं आप? दर्द अभी कम है, पर पैर मुड़ने की वजह से मुझे मोच चाहिए है। बट आई विल बी फाइन। कल तक मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। अच्छा, वेरी गुड। वो डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह देख लिया ना? ही इज फाइन विद इट। आई विल बी फाइन। ओके। अच्छा ये जो अभी आपसे मिलके गए वो कौन थे? वो मेरी फ्रेंड है प्रिया। नहीं उसके पहले जो गए थे वो मेरी कजिन है बंटी भैया। अच्छा बंटी भैया। वो रहा समीर वही बार्टेंडर है जिससे हम उसे मिले थे उस रात जब रजत यहाँ आया था और अंशुनाथ का खून हुआ था। समीर ही यहाँ। अरे मैडम आप? समीर हमें तुमसे कुछ पूछना है। मैडम रजत के बारे में जो कुछ भी मुझे मालूम था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। नहीं रजत नहीं,
ये फोटो देखिए, आपने इस आदमी को पहले कभी देखा है? ये तो हमारे रेगुलर कस्टमर है और कुछ ही दिनों से यहाँ पर आने लगे। कुछ ही दिनों से मतलब कब से? करीब 1 महीने पहले हमारे इसी बार के आगे उनकी कार खराब हो गई थी। सब मैकेनिक आने तक यहीं पर आके बैठे थे, तब से हर रोज आना जाना है उनका। ओके, अच्छा याद करके बताइए, वो आदमी रजत को जानता था? कभी बात करते हुए देखा आपने दोनों को? सर बात करते हुए क्या, दोनों अच्छे दोस्त लगते थे और 3-3, 4-4 घंटों तक यहीं पर बातें करते रहते थे। समीर, थैंक यू वेरी मच। एसीपी सर को फोन करके बताइए। हेलो सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला। सर, मैं केशव के खूनी को किसी भी कीमत पर सजा दिलवाना चाहती हूँ और उसके लिए मैं आपकी हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूँ। गुड। देखो आनंद, उसके खिलाफ सबूत तो हमारे पास है, मगर हम चाहते हैं कि तुम उसे खुद फोन करके यहाँ बुला लो। उससे कहो कि वो सबूत तुम्हारे पास है और तुम एक कीमत पर ही वो लौटाने के लिए तैयार हो। मगर सर ये तो कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, समझे? देखो, सबूत ढूंढने की कोशिश करेगा और जब उसे कमरे में सबूत नहीं मिलेगा तो अपने आप को बचाने के लिए भागने की कोशिश करेगा और वो तुम्हारे पास आएगा सबूत लेने के लिए और हमारे जाल में फंस जाएगा, समझे? कुछ नहीं होगा, तुम्हें घबराओ मत। चलो जल्दी से फोन करो उसे। जी सर। करो। हेलो, मैं अनानिया बोल रही हूँ। मुझे पता है कि इस वक्त तुम क्या ढूंढ रहे हो। वो सबूत जो तुम सबसे बचाने की कोशिश कर रहे थे वो अब मेरे पास है और बहुत जल्द मैं उसे सीआईडी के पास भेजने वाली हूँ। अब तुम बच नहीं सकते। सीआईडी? नहीं अनन्या, मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो प्लीज। तुम्हें इसकी जो कीमत चाहिए मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। प्लीज सीआईडी के पास मत जाओ। कीमत? वाओ, मेरे बोलने से पहले ही तुमने कीमत की बात छेड़ दी। मुझे तुम्हारे सबूत के लिए पूरे 50 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख? देखो, हाँ, रकम की मत सोचो, अपनी जान के बारे में सोचो, वरना बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीआईडी के पास चली जाऊंगी, समझे ना? नहीं नहीं, ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे 2 घंटे में मिलो, मैं तुम्हारे पूरे पैसे कैश में दे दूंगा। प्लीज वो सबूत किसी और को मत दिखाना। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। अच्छा, कहाँ मिलना है? मैं तुम्हें जगह का नाम एसएमएस करती हूँ। सर वो तैयार हो गया, हमें उसे जगह का नाम एसएमएस करना होगा। वेरी गुड अनन्या। अब देखो शिकारी कैसे खुद शिकार बनकर हमारे जाल में फंस जाएगा। तेरे पैसे लाए हो? तेरा समझ गया। जितना मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, तुम उससे बहुत आगे निकली। केशव से बहुत प्यार करती थी ना तुम, उसी के खून का सबूत बेचने आ गई। वाह रे दुनिया। देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने नहीं। कल तक मेरे साथ केशव था, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन आज जब वो नहीं है तो मुझे भी तो अपने कल के बारे में सोचना पड़ेगा ही ना। 50 लाख देने वाली हो ना तुम मुझे? हाँ, मगर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मजबूरी? ये कौन सा नया ड्रामा है? देखो, वैसे भी बहुत कुछ हो चुका है। 50 लाख देने को तो मैं तुम्हें अभी दे सकता हूँ, मगर मुझे इस चीज पर यकीन नहीं कि 50 लाख रुपए लेकर तुम सीधे सीआईडी के पास चली जाओगे। मेरा सारा राज तो खुल चुका ना तुम्हारे सामने। क्यों? हमें बर्बाद करने निकली थी? हाँ? धमकी देती है हमें? वेरी रॉन्ग। तुम लोगों ने केशव को तो खत्म कर ही दिया, अब मुझे मारना चाहते हो? ठीक है, मारो मुझे, मारो गोली। शूटर।
गन फेंक दो। ए, तुम दोनों का खेल खत्म हो चुका है, सरेंडर कर दो। अब नीचे, अब नीचे। आखिर लड़की ने फंसा ही दिया ना। ओह माय गॉड, क्या हुआ? लगता है टायर पंचर हो गया। टायर पंचर हो गया? हाँ, क्या बात कर रहे हो? केशव और अंशुनाथ, जिन दो लोगों का खून तुम लोगों ने किया, उनकी लाशें डॉक्टर साळुंखे को कुछ कहानी सुना रही थी। वो कहानी अब हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। पर हमने तो कुछ किया ही नहीं है, बिना वजह हमें फंसाया जा रहा है। दो फोन करके चुपचाप बैठा है कुंडली मार के, सोचता किसी को कुछ पता नहीं चलेगा है? तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लाइफलाइन बची है। कौन सी? सच बोलने की लाइफलाइन। सच बोलने की लाइफलाइन? हाँ, सच बोल, सच। सच के अलावा कुछ नहीं सुनेंगे हम लोग। मगर मेरी तो कोई गलती नहीं है। चुप, कुछ बोलना मत रजत। मैं और नहीं झेल सकता, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। मुंह खोलोगे तो मारे जाओगे। ये क्या बोलेगा? इसके पास तो एक भी लाइफलाइन नहीं बची है। मैं सब कुछ भूल गया हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। हो, बेचारा सब कुछ भूल गया है। चलो हम तुम्हें याद दिलाते हैं। दया, जरा दिलाओ याद इसे। शहर में दो लोगों का खून होता है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। कोई नई बात नहीं है, ऐसा अक्सर होता है। दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं। एक बूढ़ा आदमी रिटायर, दूसरा एक एड एजेंसी का मालिक। दोनों खून दो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे होते हैं। और शक दो लोगों पे जाता है। रजत, जिसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि अंशुनाथ पैसा उड़ाता है। और आलोक कंपनी में से पैसों की चोरी करता है, और इसलिए केशव उस पे केस करने वाला था। मतलब ये दोनों खून पैसों के लिए हुए। और सबसे मजे की बात यह है सर, जब अंशुनाथ का खून हुआ तब रजत अपने दोस्त के साथ बार में बैठ के दारू पी रहा था। रजत ने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से बचा लिया सर। और ये आलोक भी जिम में अपनी बॉडी बना रहा था जब केशव का खून हुआ, इसलिए दोनों ही बच गए। अब पकड़े तो पकड़े किसे? मगर तभी ये बेल्ट मिल गई। ये बेल्ट आलोक हमें तुम्हारे केबिन से मिली, जिसमें वही डिजाइन बनी हुई है जो बदकिस्मती से अंशुनाथ के गले में थी। सच बात तो यह है कि तुम दोनों ने आपस में अपनी पीठ थपथपाई है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम दोनों मिले कैसे? संगीन बार में। संगीन बार में? इसकी बातों में आ गया था सर।
और मैंने अपने हाथों से केशव को मार डाला। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वाह, और इन दोनों ने आपस में मिलके एक दूसरे का काम कर दिया सर। 6 और 8 बजे के बीच में आलोक ने अंशुनाथ का खून किया, उसके बाद वो खुद जिम में गया, वहां पे कसरत करने में जुट गया। और 8 से 10 के बीच में तुमने केशव को मार दिया और किसी को शक ना हो इसके लिए सबके सामने बैठ के दारू पीने लगे। हा? पर सर इन दोनों ने एक दूसरे के लिए खून किया क्यों? क्योंकि विवेक किसी को भी शक नहीं होगा। तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा, दोनों भी गुनहगार। दोनों अगर एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो दोनों भी फंस जाएंगे। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अब जिंदगी भर जेल में बैठकर माफी मांगोगे ना तो भी तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। मगर सर एक बात समझ में नहीं आई, आलोक ने सबसे छुपाकर इस बेल्ट को अपने ऑफिस में क्यों रखा था? रजत पे मुझे भरोसा नहीं था, इसीलिए इस सबूत को मैंने अपने पास रखा था। पता नहीं ये सबूत आप लोगों के हाथ कैसे लग गया। ये बेल्ट हमारे हाथ कैसे लगा, ये सोचते बैठना जेल में तब तक जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आता। क्या हो गया? जी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। क्या समझ में नहीं आ रहा है? किसकी बात कर रहे हो? उसी की बात कर रहा हूं यार, और किसकी बात करूंगा। ये अंशा में ऐसा कुछ है, पता नहीं, बार बार उसी का ख्याल आता है दिमाग में। ऐसा लगता है कि मुझे उसके बारे में और भी जानना चाहिए। 2-3 बार मिलने में ही ऐसा लगने लगा है? हाँ यार, मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो गया। जब देखो दिमाग में उसी का ख्याल रहता है। कोई एक अजीब सा कनेक्शन है उसके साथ में। मुझे लगता है कि सिर्फ तुम्हें लगता है या उसे भी ऐसा महसूस हो रहा है? पता नहीं यार। अब जी तुम्हें तो मालूम ही है कि मेरे साथ क्या क्या हो चुका है। अब तो डर सा लगने लगा है कि कोई गलती ना हो जाए मुझसे। तुम्हें लगता है कि तुम फिर से चक्करों में ना फंस जाओ? है पता नहीं। धीरे, एकदम से धीरे। दर्द हो रहा है ना? हाँ। हाय। हाय। क्या कहा डॉक्टर ने? 1 हफ्ते में एकदम ठीक हो जाऊंगी, बिल्कुल पहले जैसे। बस तब तक चलना फिरना थोड़ा कम करना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। यू शुड टेक रेस्ट एंड टेक केयर ऑल्सो। आई विल ड्रॉप यू। संभाल के प्लीज। धीरे से बाहर चलना। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं, हल्का हल्का।